नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी एबीजी शिपयार्ड की बात कर लिया जाए। हो क्या रहा है कि अभी चुनाव का माहौल इतना गर्म हो जा रहा है कि मतलब ये नहीं है, कम महत्वपूर्ण नहीं है ये बातें। ये बात देश को समझना चाहिए, हमारे दर्शकों को समझना चाहिए और इस पे राय रखनी चाहिए। कायदे से तो इलेक्शन इन सब इश्यूज पे होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन तो हमारे यहाँ दूसरे इश्यूज पे लड़े जाते हैं। एक एबीजी शिपयार्ड का घोटाला हुआ है। आप सब लोगों ने उसको काफी कुछ हिस्सों में कहीं कहीं पढ़ लिया होगा और ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक का हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े बैंक घोटाले हुए हैं उसमें हमने रिकॉर्ड फिर से बना दिया। हम रिकॉर्ड लगातार बनाते आ रहे हैं, नए 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 घोटालों का, नए नए उसका। कभी ये होता है कि नहीं, ये घोटाला इससे बढ़ के ये घोटाला, उससे बढ़ के ये घोटाला। तो ये घोटाले में हमने रिकॉर्ड तोड़ा है। एक जो जनवरी 2018 में नीरव मोदी का घोटाला हुआ था 13,570 करोड़ का, वो विदेश भाग गए। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था विजय मल्ल्या जी का जुलाई 2015 का घोटाला, जिसमें उन्होंने 17 बैंक से धोखाधड़ी का आरोप था 9,000 करोड़ का, वो विदेश भाग गए। इसमें एक फर्क यह है कि ये जो इसके कर्ता धर्ता ऋषि अग्रवाल साहब हैं, वो विदेश नहीं भागे हैं या भाग नहीं पाए हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं जैसे भी। तो ये घोटाला इन सब घोटालों का मतलब मदर ऑफ ऑल दिस घोटालास 22,848 करोड़, कुछ मोटे तौर पे लोग इसको 23,000 करोड़ बोल रहे हैं। पहले तो समझ लीजिए कि ये एक बार बार ये नाम आ रहा है कि भाई सारे घोटाले अहमदाबाद होते हैं, सारे घोटाले गुजरात होते हैं। ऋषि अग्रवाल जी मूल रूप से कोडरमा झारखंड के रहने वाले हैं। तो हिंदी भाषियों का भी कुछ हम लोगों भी मतलब बहुत पीछे अपने को ना समझें कि हम लोग बहुत पिछड़ गए हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र से उनका जन्म हुआ, फिर ये अमेरिका चले गए पढ़ाई करने। जब ये लौट के आए तो उनका ये था कि हम शिप बिल्डिंग के ही काम में जाएंगे। तो आरएस नाकारा जी एक थे, नकारा या नाकारा जो भी हो, क्योंकि अब तो उनका काम जो है वो नाकारा ही वाला है। वहां पे मगडाला शिपयार्ड इन्होंने उनसे केवल 8 लाख रुपए में वो खरीदा और सब्सिक्वेंटली उसी का नाम इन्होंने बदल के एबीजी शिपयार्ड नाम रख लिया और उसी के नाम से ये अपना आगे कारोबार करने लगे। इनका एक परिचय और है जो बार बार आ रहा है कि इनके जो सगे मामा हैं शशि रुइया जी, जो जो उसके रुइया, आप एसआर का आपने नाम सुना होगा, एसआर का नाम खूब आता है, वो इनके सगे मामा हैं और पहला ऑर्डर इनके मामा जी लोगों ने ही इनको दिया था इस ये जहाज बनाने का। एक आरोप और लगाती है कांग्रेस, इस समय आरोप लगा रही है कि कैग के एक रिपोर्ट के अनुसार, जो बाकी बातें तो बाद में करेंगे ही करेंगे, इन्होंने अपने गुजरात में जो उस समय का जो भी नेतृत्व था उससे अपनी नजदीकी होने के कारण 1,21,000 स्क्वायर मीटर जमीन इन्होंने आधे दाम पे इनको मिल गई थी। वो करीब करीब 30 एकड़ के आसपास की कोई जमीन होती है। इसमें कहां कहां है ये तो ये कंपनी रजिस्टर्ड अहमदाबाद में है और दहेज और सूरत में इसका मूल रूप से कारखाना है। इसने 2001 में और 2001 में इसने लोन लेना शुरू किया। इस लोन इन्होंने अलग अलग बैंक से लिया है, वो भी मैं अभी आपको उसकी डिटेल भी बताऊंगा। लेकिन इस दौरान इन्होंने करीब 165 या 160 जहाजों का निर्माण किया है। ये मूल रूप से जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर का काम ये कंपनी करती है। उसमें से करीब 45-46 इन्होंने जो शिप बनाए हैं उसको एक्सपोर्ट भी किया है। तो ये बिल्कुल ही हवा वाली कंपनी नहीं है, कुछ कंपनी काम करती थी। इसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ वो ये हुआ कि 2001 में इनको एक लोन मिला। अब चूंकि मैं पॉलिटिक्स भी इसमें साथ साथ चल रही है, हैंड इन हैंड, तो वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। 2000 में जब ये लोन मिला और सैंक्शन हुआ पहला लोन, उस समय केंद्र में एनडीए की सरकार थी। तो वो एक पॉलिटिक्स जो बाद में चल रहा है ना कि ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस का किया है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी का किया है, उसको समझने की दृष्टि से मैंने आपको ये बता दिया है। इसके अलावा इसने फिर अब और फंड लेते गए, लेकिन मेन दिक्कत ये हुई कि इसके जो भी फंड आ रहा था वो कहीं और उसका उपयोग हो रहा था, ऐसा अब समझ में आ रहा है। ऋषि अग्रवाल, फिर एक एफआईआर हुई है जिसमें ऋषि अग्रवाल साहब और उनके 4 और सहयोगी, जो ऋषि अग्रवाल साहब पहले इसके सीएमडी थे इस कंपनी के, अब इस समय मुथुस्वामी साहब उसके एमडी हैं, उन सब के ऊपर एफआईआर हो गई है और
सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया है। जो ज्यादा अहम चीज है वो जरा कुछ टाइमलाइन समझ लीजिए, क्योंकि एक जो जानकार है शेयर मार्केट के, उन्होंने भी एक अच्छी जानकारी दी है, वो भी अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको ओवरऑल ये चीजें समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। एबीजी शिपयार्ड का जो शेयर इन्होंने बैंक से लोन लिया, उसका शेयर में अच्छा चलने लगा, लेकिन जो गोल्डन पीरियड है, ये राजीव रंजन झा जी हैं, ये किसी टीवी चैनल पे आके इन्होंने ये सब जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गोल्डन पीरियड 2006 से 2007 का गोल्डन पीरियड था फॉर एबीजी शिपयार्ड। जो 250 रुपए शेयर उस समय तक चल रहा था 2006 तक, वो एकदम से 1000 पे पहुंच गया था, और उसके बाद ये 2014 तक भी ठीक ठाक चलता रहा। ये 300-500 के आसपास के भाव का था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि शेयर मार्केट को ये नहीं है कि उससे सब कुछ ठीक है, लेकिन चूंकि आज बार बार कहा जाता है कि देश की इकोनॉमी देखिए इतनी अच्छी है, शेयर मार्केट बढ़िया चल रही है, इस रेफरेंस में बता दे रहा हूं। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आ गई, तब इसमें गिरावट आनी शुरू हुई, और जब मोदी जी दोबारा चुन के आए 15 मई 2019 में, इस शेयर का भाव 1 रुपया हो गया था। 1 रुपया, जो 2006-2007 में 1000 रुपया था, वो 1 रुपया हो गया था, और इसकी ट्रेडिंग शेयर मार्केट में बंद हो गई। और उसके बाद इसकी संपत्तियां नीलाम होनी शुरू हो गई, क्योंकि और कुछ लोगों का कहना है कि ये इसलिए भाव गिरा कि ये जब पता लग गया कि मोदी जी अब वापस नहीं आ रहे हैं, अब वापस आ रहे हैं और मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, एक चीज एनपीए होती है और एक चीज फ्रॉड होता है। एनपीए की भी बात कर लेंगे, फ्रॉड की भी बात कर लेंगे। जो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश में जो इस समय जो एज पर दी गवर्नमेंट की जो साइट से और उनसे है, 30 सितंबर 2021 तक जो टोटल एनपीए था वो बैंक के नाम पे सिर्फ 8 लाख करोड़ था, और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका 1.91 लाख करोड़ था। टोटल 9.91 लाख करोड़ का एनपीए है, जो सरकार खुद एडमिट कर रही है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये सब इनकी समस्याएं शुरू हो गई। अर्नेस्ट एंड यंग ने एक इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया। फॉरेंसिक ऑडिट मुझे नहीं पता है, उसको बोला जा रहा है फॉरेंसिक ऑडिट किया। उस ऑडिट के अनुसार इन्होंने अपने फंड्स जिस काम के लिए लिए थे, उस काम की जगह दूसरी जगह इस फंड्स को उन्होंने लगाया था। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, वो सीबीआई के पास उसने एक एप्लीकेशन दी कि भाई इसमें कुछ ने पहली कंप्लेन 8 नवंबर 2019 में की। सीबीआई ने उनसे कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगे। उन्होंने सीबीआई ने जो क्लैरिफिकेशन मांगे वो मार्च 12 2020 में मांगे, करीब उसमें भी उन्होंने उस क्लैरिफिकेशन को मांगने में भी उनको 5-6 महीने लगे। उसका जवाब अगस्त 2020 में एसबीआई ने फिर दिया। अब उसके ऊपर सब लोग बैठे रहे। केस अभी फाइल हुआ है 1.5 साल बाद, पौने 2 साल बाद, 7 फरवरी 2022 को। तो बहुत से लोगों का कहना यह है कि इतने दिन क्यों लगाए गए? जब पता लग गया था कंपनी का ये हालत है, जब ये सारी चीजें पता लग गई थी, तो आपने इतने दिन क्यों लगाए? क्योंकि जो लोन लेना शुरू किया था वो 2001 से शुरू कर दिया था। उनका एनपीए 2013 में ऑलरेडी ये एनपीए हो चुका था, ये भी समझ याद रखिएगा। उसके बाद अभी फ्रॉड नहीं हुआ था, और जो अभी केस दायर हुआ है उसके अनुसार इन फंड्स का उपयोग, जो इन्होंने लोन लिया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए ओवरसीज कंपनी के माध्यम से इसको कहीं बाहर निकाला। मतलब जिस काम के लिए लिया था उसके लिए नहीं यूज किया, इसको इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं और यूज किया गया। अब ये बड़ा घोटाला है। और जब सीबीआई ने अपनी कंप्लेन पहली दी थी तो उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि ये ग्लोबल डाउन ट्रेंड है, उसके कारण ये सब दिक्कत हुई इस कंपनी में, और जो इनका कार्गो की डिमांड है वो सब कम हो गई, इसलिए ये। अच्छा, एसबीआई का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो कंसोर्टियम था, जो बैंकों का 28 बैंक का कंसोर्टियम था, मतलब मेरे ख्याल में देश का अब कोई बैंक तो बचा नहीं होगा, जो 28 बैंक में तो सारे बड़े बैंक आ जाएंगे। उस 28 बैंक के कंसोर्टियम को लीड एसबीआई कर रहा था, उसने इस कंप्लेन को किया था। जो टोटल लोगों का पैसा इसमें फंसा हुआ है बैंक का, या जो डूब रहा है, एसबीआई का 2925 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक 7089 करोड़, 7089 करोड़, आईडीबीआई 3634 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 1614 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक 1244 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक
1228 करोड़। और सब जगह यही है कि इट वाज यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन जिसके लिए किया गया था। अब इसमें एक चीज और, जरा ये थोड़ी चीजें इसलिए समझ लीजिए कि इतना बड़ा लोन है, इतना बड़ा लोन एनपीए हो गया है, वो किश्त नहीं दे रहे हैं, लेकिन 7-7, 8-8, 9-9 साल लग जा रहा है इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए। मैं मूल प्रश्न पे बाद में आऊंगा, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट है जो हमको और आपको समझना चाहिए कि इन लोगों के लिए क्या क्या किया जाएगा। क्योंकि एसबीआई ने सीबीआई को कंप्लेन कर दी, एसबीआई ने कह दिया मेरा काम खत्म। कांग्रेस का एक कहना यह है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन वो 5 ट्रिलियन का उन्होंने पार कर दिया है, 5 ट्रिलियन का घोटाले उनका है। इस तरह का कांग्रेस एक वो लगा रही है। एक आरोप और लग रहा है, 2018 में जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है, डीआरटी अहमदाबाद, उसने 13,995 करोड़ 975 करोड़ 13,975 करोड़ का एक ऑर्डर किया था कि तुरंत वसूला जाए। वो क्यों नहीं वसूला गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? 2019 में जब एसबीआई ने कहा तो उसमें 3 साल क्यों लगे? अब ये सब को तो मैंने आपको मोटी बात बता दी। अब ऋषि अग्रवाल जी को इस सीबीआई बुलाया गया है, वो एक बार बैठ के उनको अपना वो वक्तव्य दे चुके हैं, आज वो फिर कुछ बातचीत कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन एक चीज बताइए, कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? भाई किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना। क्या, जैसा किसी ने कहा कि क्या वो किसान जिम्मेदार हैं जो वहां बैठे थे? क्या नेहरू जिम्मेदार हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई थी कई साल पहले? मतलब कौन जिम्मेदार है? कोई तो जिम्मेदार होगा ना। वो मजदूर जिम्मेदार है जो वहां काम करता है, मैं और आप जिम्मेदार हूं। मतलब हम लोग तो भाई ना जहाज खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, तो हम लोग कहां से जिम्मेदार हैं? एक चीज स्पष्ट है, और वो स्पष्ट ये है कि ये सारा जो भी ये मामला है, ये बिना बैंक के जो अफसर हैं उनकी बिना मिली भगत के बिना ये नहीं हो सकता है। मिली भगत है। अब वो मिली भगत केवल बैंक मैनेजर्स की है, बैंक के अफसरों की है, बैंक के डायरेक्टर्स की है, कि और लोगों की भी है। मैं आपको याद सिर्फ इसलिए दिला दे रहा हूं कि एक, और ये सारी चीजें अब आप बहुत जब जोड़ेंगे ना तो एक दूसरे से तार मिले रहेंगे। एसबीआई की हमारी जो चेयरपर्सन होती हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद उनको छूट दे दी जाती है कि आप तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए एक प्राइवेट कंपनी को, जो कि अदरवाइज छूट नहीं रहती है। एसबीआई से आप रिटायर होते हैं चेयरमैन, फिर उनको चेयरपर्सन जी को कहा जाता है कि 2 साल का कूलिंग पीरियड से पहले ही उनको ये मान दिया जाता है कि नहीं आपको रिलैक्सेशन है, आप प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, उनके बोर्ड को। ये वो मतलब अगर एसबीआई का कंसोर्टियम लेड कर रही थी तो वो जिम्मेदार हैं कि नहीं? और एक बात और, ये चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं बनता है? ये चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं बनता है? चुनाव का मुद्दा अगर आज महंगाई है, चुनाव का मुद्दा बेरोजगारी है, तो ये जो घोटाले हैं उन्हीं की वजह से महंगाई भी डायरेक्टली उससे रिलेटेड है और बेरोजगारी भी रिलेटेड है। वो एक कंपैरिजन बहुत जगह चल रहा है कि अगर 23,000 करोड़ आ जाए तो कितने लोगों को नौकरी मिल जाए, कितने लोगों को महंगाई भत्ता मिल जाए, कितना क्या सस्ता हो जाए, इत्यादि इत्यादि, मनरेगा में कितनी मजदूरी मिल जाए, ये सब। लेकिन ये बात किसी को पूछनी होगी और ये बात चुनाव का एजेंडा बनना होगा। और इससे काम नहीं चलेगा कि वो उन्होंने किया था, वो उन्होंने किया था। वो भाई जो भी इस समय सरकार में है, और वो कोई सरकार में कल नहीं आए हैं, वो सरकार में 8 साल से हैं। अगर आप 8 साल से सरकार में, तो आप इससे नहीं बच सकते हैं कि भाई हमें क्या पता, वो तो कांग्रेस के समय में हुआ था। तो कांग्रेस के समय में हुआ था तो कार्रवाई आपने 8 साल में अब क्यों शुरू की है? तो मेरा एक हरदम यह है कि आप सब लोग इस बार वोट जरूर दें, और जब वोट दें तो ये भी ध्यान रखें कि इस जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव जिसको भी वोट दे रहे हैं उसकी जवाबदेही इन सारी बातों के लिए है। कल के दिन आपका एमएलए ये नहीं कह सकता है कि मैं क्या करूं, वो तो घोटाला हुआ। नहीं, आपको पूछना होगा, आपको अपने सदन में ये प्रश्न उठाना होगा, आपको इन बातों को चर्चा में लाना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। मालूम नहीं मतलब इस देश को कब हम लोग को इन सब घोटालों से मुक्ति मिलेगी, इसका कोई पता किसी को नहीं। थैंक यू सो मच।